दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 को कवर करने जा रहे हैं। ये हमारा 5वां मॉक टेस्ट है, ठीक है। और उसका पार्ट ए हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 90 प्रश्न आपका GS का होगा और बाकी के 30 प्रश्न में 15 प्रश्न मैथ का और 15 प्रश्न रीजनिंग का रहने वाला है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग की क्लास भी आपको दी जा रही है, ठीक है। क्लास याद रखेंगे 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक लगातार क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है। और आज आपका 5वां नंबर का सीरीज है, ठीक है। और अभी हम लोग 10 सीरीज को कवर करने वाले हैं टोटल, यानी 5 अभी और भी मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो याद रखिए, आगे से आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, लास्ट टाइम आकर के दोस्तों प्रैक्टिस सेट जरूर देखना। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल निःशुल्क रहेगा स्टडी 91 पर, ठीक है। तो आप आकर के देख सकते हैं ताकि आप परीक्षा में सबसे बेहतर परफॉर्म कर पाए, ठीक है। जिन्होंने किसी का पेड बैच खरीदा था, तो पेड बैच मींस होता क्या, यानी आपकी तैयारी पूरी हो गई है, तो चलो अब तो चेक करने का टाइम आ गया कि हमारी तैयारी भाई पूरी हुई है कि नहीं हुई है। जो लोगों ने जितनी भी पढ़ाई किया, चाहे बहुत ज्यादा पढ़ा चाहे कम पढ़ा, लेकिन अब समय आ गया लड़ाई लड़ने का, ठीक है। अगर आपने इस तरह का पेपर कर लिया तो आप मान के चलो कि आपका BO में सिलेक्शन हो ही जाना है, ठीक है। क्योंकि लगातार 10 सीरीज यानी 120 क्वेश्चन अगर एक दिन में कवर कराया जाता है, तो 10 दिन अगर आप हमें ज्वाइन करते हो, जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। यहां तक कि मैंने एग्जाम की भी व्यवस्था रखी है, आप एग्जाम भी फ्री में दे सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां विजिट करके आप फ्री में एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तैयार करते हैं। कुल मिला के 1200 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। मुझे लगता है अगर इस 1200 प्रश्न पर चर्चा केवल आपने सुन लिया ना, तो कंफर्म है कि इस एग्जाम को पास करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। दोस्तों हमारा एप्लीकेशन आए हुए अभी ज्यादा से ज्यादा 2 महीना हुआ होगा और हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग 1 लाख पर, ठीक है। अभी तो 1 लाख नहीं हुआ है, 97,000 हो चुका है। 3,000 आते ही वो 100K जो है शो करने लगेगा, तो देखते रहेगा, ठीक है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आइए और एप्लीकेशन से जुड़िए, बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। चलो पहला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जल्दी से बताइए। साइंस का क्वेश्चन है। कोशिका सिद्धांत को भाई किसने प्रस्तुत किया, तो नाम याद रखेगा, स से सिद्धांत और स से स्लाइडन, स से स्वान, स याद रखेगा। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, स्लाइडन एवं स्वान ने। तो यहां देखिए स्लाइडन दे रहा है, ओहो यहां पे तो रॉबर्ट हुक दे दिया, यानी पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दे रहा है स्वान और विर्चो, गलत है। हुक और पुरकिंजे, गलत है। स्लाइडन और स्वान देखिए यहां नीचे दे रहा है, MJ स्लाइडन और थियोडोर स्वान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथा नंबर वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों एक बात आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान से जरा देखिएगा। अगर परीक्षा में कभी 3-4 तरह के प्रश्न बनते हैं, सुनिए क्या क्या पूछ सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे। जब बात करेगा सिद्धांत का तो क्या बताएंगे, स्लाइडन स्वान। अगर परीक्षा में पूछ दिया भाई कोशिका की खोज किसने किया, केवल कोशिका, तो क्या बताएंगे, याद रखेगा रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। स्लाइडन स्वान ने क्या किया, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और इसी रॉबर्ट हुक नाम से जो रॉबर्ट वर्ड दे रहा है, इसी से 3 नाम है। एक नाम है रॉबर्ट हुक, एक नाम है रॉबर्ट ब्राउन, एक नाम है रॉबर्ट कोच, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट कोच, याद रखेगा। अब जो रॉबर्ट हुक है, ठीक है, वो तो संबंधित हो गए कोशिका से, और जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने केंद्रक की खोज किया। किसमें, किसकी, केंद्रक की। दोस्तों इसी कोशिका में अंदर पाया जाता केंद्रक, उस केंद्रक को किसने खोजा है, तो याद रखे रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा है। और जो तीसरा नंबर वाला रॉबर्ट कोच दे रहा है, उन्होंने बैक्टीरिया की खोज किया, ठीक है। टीबी वाली बैक्टीरिया की खोज उन्होंने सबसे पहले किया था, तो याद रखेगा रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया का खोज किया। तो ये 3-4 प्रश्न आप याद रखेगा, ये आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए स्टडी 91 पर आपको ज्यादा क्या मिलने वाला है, मैं आपको यही बताता हूं कि परीक्षा में आपसे गलतियां कहां होती हैं। अगर आप उन गलतियों को नहीं करेंगे तो कंफर्म है आपका एग्जाम निकल ही जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। चलिए बताइए जल्दी सही क्रम, ठीक है। एक तरफ दे रहा है रॉलेट एक्ट। दोस्तों रॉलेट एक्ट जिसे हम काला कानून कहते हैं, कई दिनों तक मैं इसके बारे में पढ़ा चुका। 1919 में काला कानून आया था। इसके तहत सबसे पहले डॉक्टर सतपाल और किचलू
को गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए लोग क्या कर रहे थे, जलियांवाला बाग कांड में क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर गोली चलाई गई और तमाम लोग जो है वहां निहत्थे लोगों पर जो है वार हुआ और वो लोग मारे गए। ठीक है, तो याद रखिएगा उसी रॉलेट एक्ट की बात कर रहा हूं जो 1919 में आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इरविन जो थे वो उस समय जो है क्या थे, भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये समझौता 1932 में हुआ था। ठीक है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रश्न और याद रखेगा, गांधी इरविन समझौता के बाद चीजें बहुत बदली हुई थी। ठीक है, 1932 का जो समय था ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी कभी गोलमेज सम्मेलन भी आपसे पूछता है, गोलमेज सम्मेलन अगर आए परीक्षा में तो याद रखें 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 1931 और 1932। 30 में पहला गोलमेज सम्मेलन था, 31 में दूसरा था और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यह परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो मिंटो दुती याद रखेगा, वो उस समय वायसराय थे। 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार, और जो मार्ले थे वो क्या थे, वो भारत सचिव थे। उसी तरह से इल्बर्ट बिल विवाद की बात करते हैं तो इल्बर्ट बिल विवाद दोस्तों किससे संबंधित है, याद रखिए इल्बर्ट बिल विवाद में यह कहा गया कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो अब यूरोपीय व्यक्तियों का क्या कर सकते हैं, केस की सुनवाई कर सकते हैं। तो यह बताया गया, तो आपको केवल सेट करना है। यहां पर इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो सबसे पुराना है, यह आया था 1883 में। कब, 83 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है। ठीक है, लॉर्ड रिपन का समय चल रहा था जब यह आया था। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। ठीक है, 1878 में कौन क्या आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वो आपको पढ़ाया गया था। देखिए सन याद करिए। ठीक है, परीक्षा में बहुत ज्यादा यहां पर प्रश्न पूछा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि भारतीय अखबारों पर सख्ती लाया गया। ठीक है, इसके माध्यम से। तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था लॉर्ड लीटन ने। ठीक है, लीटन के समय में आया था, लेकिन 1880 में इस प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया लॉर्ड रिपन के समय में। तो आपको पता होगा रिपन आ चुके थे, उसी रिपन के टाइम में इस इल्बर्ट बिल विवाद का जो निर्णय आया है वो आया है, तो याद रखेगा। तो यहां 83 हो गया, 1909 हो गया, 1931 हो गया, 1932 मत करेगा। ठीक है, 1931 में है, देखिए गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट इधर हुआ था, वो अलग था, ये दिल्ली पैक्ट है, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसको आप अपने मन से सेट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। चलिए जल्दी से मिलान करते हैं और फटाफट इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला दे रहा है वीटी कल्चर। ठीक है, अब देखिए ज्यादातर बच्चों को पढ़ाया गया है, ठीक है, कि वीटी कल्चर क्या है। तो वीटी कल्चर क्या है दोस्तों, याद रखिएगा अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, वीटी कल्चर कहा जाता है। उसी तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहा जाता है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर अगर आ जाता तो याद रखें खेती का या फिर वृक्षों का जो उत्पादन किया जाता है वो होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। पीसी कल्चर में मछली आता है, मत्स्य पालन। ठीक है, तो याद रखेगा। ओलेरी कल्चर में सब्जियां वगैरह आता है। इसी तरह से फ्लोरिकल्चर दे देता तो फ्लावर आ जाता, फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर दे देता तो क्या हो जाता, रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपी कल्चर दे देता दोस्तों तो क्या हो जाता, शहद हो जाता, मधुमक्खी। ठीक है, तो ये सब याद रखिए, मैंने यहां पे मिलान कर दिया, आप यहां से कूट देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पैम क्या होता है, जल्दी से बताइए, स्पैम क्या होता है दोस्तों। स्पैम बॉक्स का नाम आपने सुना होगा अगर आप ईमेल वगैरह यूज करते होंगे तो। ठीक है, नहीं यूज करते हो तो एक बार अपनी ईमेल आईडी ओपन करिए और वहां पर देखिए स्पैम बॉक्स आपको दिख जाएगा। ये एक ऐसा जगह होता है जहां पर विभिन्न कंपनियों के द्वारा क्या किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अवांछनीय मैसेज आते हैं, मतलब जो आप नहीं चाहते हैं वो सारे मैसेज भी प्रचार के दौरान आते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, अवांछित संदेश, यानी जो आप नहीं चाहते हैं ऐसे संदेश भी जब आपके पास आने लगते हैं तो क्या होता है, अवांछित संदेश का नाम दिया जाता है। बिट किसका विस्तृत रूप है, बिट पहले लिखिए, बिट क्या होता है तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कंप्यूटर में दोस्तों आपने बिट का नाम सुना होगा। ठीक है, नाम सुना है ना। बिट जो वर्ड बना है दोस्तों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। बी माने होता है बाइनरी, क्या होता है, बी माने होता है बाइनरी, और आईटी जो दिया है ये डिजिट वर्ड से लिया गया। ठीक है, यानी बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट होते कितने हैं तो याद रखिए, कंप्यूटर जो है बाइनरी डिजिट में काम करता है और यह 0 और 1 की भाषा को समझता है। ठीक है, तो 0 और 1 यही क्या है, बाइनरी डिजिट है। और बिट किससे संबंधित हो जाएगा, कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, तो यहां क्या दे रहा है दोस्तों, ये बाइनरी डिजिट, इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी एक प्रश्न और दे देता है कभी कभी कि 1 बाइट में कितना बिट
होता है, तो 8 बिट होता है, ठीक है, उसको याद रखेंगे। 4 में 4 जो होता है उसमें निब्बल होता है, इसमें 8 होता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 0-1 की भाषा होती है, इसको आप याद रखेगा। आगे देखिए, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब देखिए ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया, ठीक है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, शुद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं नेट, ठीक है, घरेलू को बोलते हैं डोमेस्टिक, ठीक है, नेट डोमेस्टिक, अब पी माने हो जाता है प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एनडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या बोला जाता है इसको, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लिख रहा है बाजार कीमत पर जो यानी एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त किया जाता है। ये किससे प्राप्त होता है दोस्तों, अगर मैं बात कर दूं जीडीपी की, ठीक है, जीडीपी की, मैंने आपको इसको बहुत डिटेल से पढ़ाया, ये अपने आप में बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है, जिसको आता होगा उसके लिए आसान है। मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे आसान है, ध्यान दीजिएगा। यहां से मैंने बताया था 3 चेंजेस हो सकते हैं। पहला होता है कि डेप्रिसिएशन यहां से लेस हो सकता है, दूसरा होता है इसमें नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है, चौथा होता है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स और को घटा करके सब्सिडी को जोड़ लिया जाता है। ये 3 तरीके होते हैं, इस 3 तरीके में 3 चेंजेस आते हैं। पहला वाला अगर तरीका लगाया जाए तो जी जो है वो एन में बदल जाता है, यानी जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये अभी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एनडीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनडीपी हो जाएगा। उसी तरह से जो यहां पर क्या दिया है, एनआईएफए यानी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, अगर इसको ला करके ऐड कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहला वाला जी रहेगा, दूसरा वाला केवल बदलेगा जीएनपी हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी ये जीएनपी आपका कुछ इससे मैच करने वाला है, सुनिएगा ध्यान से, ये जीएनपी इससे मैच करने वाला कैसे। अब देखिए, अगर यहां पर एनडीपी दे रहा है, ठीक है, और लिख रहा है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है, कैसे उत्तर में कैसे आएगा, अगर इसको आपको उत्तर में लाना है, सुनिए ध्यान से, अगर इसको उत्तर में लाना है मतलब एनडीपी मार्केट प्राइस अगर उत्तर में लाना है तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको करना यह होगा कि जो एनएनपी होगी इसके ऊपर वाला, ठीक है, मार्केट प्राइस, अगर उसमें ला करके क्या घटा दिया जाए, जो एनआईएफए आपका है अगर उसे लेस कर दिया जाए, यानी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर यहां से घटा लिया जाए, तो फिर आप कहां पे आ सकते हैं, क्योंकि जब बीच वाला बदलता है तो याद रखिए डी में हो जाता है, ये क्या हो जाता है, डी में। मुझे पता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि यह अपने आप में सबसे कठिन टॉपिक है, ठीक है, लेकिन आज मैं भी अपने जीत पे हूं, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा, ठीक है, दूर करूंगा। बस एक पेज मेरे को सादा ले लेने दो, ठीक है, मैं इस पे आपको इत्मीनान से समझा देता हूं कि कैसे हो पाएगा। सुनिएगा ध्यान से, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को, आपको मजा आएगा। मैंने आपसे कहा दोस्तों यहां पर जीडीपी है मार्केट प्राइस, ठीक है, जीडीपी है मार्केट प्राइस, यहां से 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं। पहला होता है डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेना, ठीक है। अब सुनो, एक ही लाइन पहले बताता हूं, अब अगर डेप्रिसिएशन को कहीं से आप घटाओगे तो जो यहां पहला वाला वर्ड है वो बदल जाता है, क्या हो जाएगा, जी के हिस्से पे एन आ जाएगा, बाकी वैसे उतार लो, एनडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। अगर आप इसके भी आगे जाओगे तो दूसरा स्टेप होता है कि आप नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेश से कितना रुपया आप अर्जित कर रहे हो उसको आकर के आप इसमें जोड़ सकते हैं। जब उसको आप जोड़ेंगे तो बीच वाला जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी जो लिखा है बाकी वो सब सेम रहेगा, खाली बीच वाला बदलेगा। अब ये डोमेस्टिक से क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो एनएनपी मार्केट प्राइस हो गया। इसी में फिर तीसरा स्टेप काउंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। कहीं कहीं पर एक चीज और लिखता है दोस्तों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा लेते हैं प्लस सब्सिडी को जोड़ लेते हैं, क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, उसमें आखिरी वाला बदलता है, तो यहां पे हो जाता है एनएनपी क्या हो जाता है, फैक्टर कास्ट हो जाता है, और यही हमारा क्या हो जाता है, सबसे मेन माना जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर एक आप इस तरह से अगर आ रहे हैं तो आप देखिए आपके सामने ये वाला दे रहा है, ठीक है, करा कि इसमें से अगर आपको यहां पे जाना है तो जाहिर सी बात है जो प्लस करके आए हो आपको इसे माइनस करना होगा। अगर आप इसे माइनस करते हो तो आप एनडीपी मार्केट प्राइस पे आ जाओगे, और यही एनडीपी मार्केट प्राइस यहां पूछ रहा था। जिन लोगों को दिक्कत महसूस हो रहा है उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जाइए इत्मीनान से इकोनॉमिक्स का वीडियो देखिए, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बच्चों वाला खेल है, इसमें कुछ दम है नहीं, ठीक है। आज मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूं, टेस्ट सीरीज में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर टिपिकल क्वेश्चन आप नहीं दे रहे थे, ठीक है। मैंने उनसे कहा 5 टेस्ट सीरीज थोड़ी सी आसान रहेगी और आखिरी की 5 टेस्ट सीरीज में आपके नाक में दम करने वाला हूं मैं, ठीक है, यानी आपकी हालत खुद खराब होगी। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां इस तरह के प्रश्न लाकर रख दिया हूं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली
पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? किसी महिला को पहली बार अध्यक्ष कब बनाया गया? तो याद रखिएगा, कांग्रेस में सबसे पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया गया था 1917 में, ठीक है। एनी बेसेंट थी। अच्छा, एनी बेसेंट को ही क्यों बनाया गया? कोई रीजन क्या था सर उस समय? तो याद रखिए, उस समय एनी बेसेंट बड़ा चर्चित चल रही थी। क्यों चर्चित चल रही थी? क्योंकि इन्होंने जो है होम रूल एसोसिएशन की स्थापना किया था, ठीक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनकी पत्रिका आई थी, बड़ा चर्चा में चल रही थी। इस वजह से कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में 1917 में, उसमें इनको अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। अब इसी 1917 में 8 साल और ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 1925। 1925 दोस्तों वह साल था जब एक बार फिर से एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। 1925 में याद रखिए, ये वाला अधिवेशन आपका कहां पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्षता किसने किया? तो याद रखिए सरोजिनी नायडू को, ठीक है। सरोजिनी नायडू को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से इसमें ला करके 8 साल आप ऐड कर दीजिए, तो आप पहुंच जाएंगे 1933 पर, ठीक है। देखिए केवल 8 साल ऐड करना है, 1933 पर आ जाएंगे। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता जी को फिर से एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये 3 महिला अध्यक्ष थी, तीनों का नाम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो स्टडी 91 पर कोई ये नहीं कि नहीं जो पूछा है केवल उतना बता के चल जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पूरी बातें बताई जाएंगी, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आगे देखिए ध्यान से। आगे दे रहा दोस्तों, अगला याद रखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, याद रखिए बजट से पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण आता है। अच्छा, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में अंतर क्या होता है? तो याद रखिए जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, ठीक है, ये पिछले एक साल में गवर्नमेंट ने क्या किया, ये उसका रिपोर्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर आप मान लीजिए आप पेपर पर देते होंगे, ठीक है, आपने हाई स्कूल इंटर किया होगा, तो आपका एक वार्षिक परीक्षा होता है, यानी पिछले एक साल में आपने क्या पढ़ा वो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। उसी तरह से पिछले एक साल में गवर्नमेंट ने क्या किया, ये इकोनॉमिक सर्वेक्षण में बताया जाता है। और बजट में क्या होता है? बजट में यह बताया जाता है कि अगले एक साल तक सरकार क्या करने वाली है, वो क्या बताया जाता है, तो वो बजट में बताया जाता है। तो आप इसको जो है याद रखिएगा। अच्छा, ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कौन करता है? तो ये वित्त मंत्रालय का मामला है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको देखता है, तो वित्त मंत्रालय इसको बनाता भी और प्रस्तुत भी करता है। तो यहां याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? ठीक है, प्रेम या आलिंगन का हार्मोन किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है किसे? ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है। स्तन पान में जो दूध होता है, ठीक है, याद रखिए जो बच्चे स्तनपान करते हैं उसमें जो दूध होता है, उस दूध के लिए जो स्पेशल हार्मोन होता है वो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। लेकिन मैंने कल बताया था दोस्तों, प्रोलैक्टिन का नाम बताया था, वो कब होता है? जो महिलाओं में दूध बनता है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीठे स्वाद का अनुभव करवाने वाली स्वाद कलिकाएं मनुष्य के जीभ में कहां होती हैं? जो मीठे का अनुभव कराती हैं वो स्वाद कलिकाएं कहां होती हैं? एकदम आगे की तरफ होती हैं, ये अग्र भाग पर होती हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें नमकीन का या कड़वाहट का, ठीक है, तो याद रखिए वो आपका कहां हो जाता है? फिर वो पार्श्व भाग में हो जाता है, यानी बगल बगल में। और पश्चिम भाग में जाएंगे तो आपका वहां क्या हो जाता है? कड़वापन का स्वाद जो आता है वो पीछे की कलिकाओं से आता है। तो जीभ वाला चैप्टर भी आपको पढ़ाया गया होगा, आप जाकर के वीडियो देखिए। हर एक सब्जेक्ट को स्टडी 91 पर डिटेल से पढ़ाया गया है, ठीक है, डिटेल से पढ़ाया गया है, तब जाकर के आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको मजा ही मजा आ रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। शिशुओं को लगाए जाने वाला टीका डीपीटी का टीका, ठीक है, करा यह किन रोगों से उनकी रक्षा करता है? तो डी माने होता है डिप्थीरिया। क्या होता है डी माने? डीपीटी। तो याद रखिए डी माने डिप्थीरिया हो जाता है। डिप्थीरिया तो यहां दे नहीं रहा है। डिप्थीरिया को दोस्तों रोहिणी या फिर क्या बोलते हैं, रोहिणी भी नाम दिया जाता है डिप्थीरिया को, तो याद रखिएगा। इसी तरह से टिटनस होता है, ठीक है, तो टिटनस भी याद रखेंगे, टिटनस होता है। एक कुकुर खांसी होता है, काली खांसी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में पी से कुछ बोलते हैं, इसको पर्टुसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्टुसिस, ठीक है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, ये 3 चीजों का टीका लगता है, जिसको डीपीटी का टीका बोला जाता है, जिसको आप याद रखेगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? आपको केमिस्ट्री पढ़ाया गया है, आपको वहां समझाया गया होगा कि परिवर्तन जो होते हैं वो 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। सर याद कैसे रखा जाए कौन सा भौतिक है कौन सा रासायनिक है? चुटकी बजाते याद हो जाता सकता है। सुनो,
अगर कोई ऐसी चीज है जिसका रूप एक बार परिवर्तित हो गया लेकिन दोबारा भी परिवर्तित हो सकता है, चांसेस हैं परिवर्तन लाने का, ठीक है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि कोई बर्फ था, उसको आपने पिघला करके पानी बना दिया, ठीक है, क्या दोबारा पानी से बर्फ नहीं बना सकते? बना सकते हैं सर। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, कहीं पर पानी था और आपने पानी को बर्फ बना दिया, ठीक है, क्या आप दोबारा इस बर्फ को पानी में नहीं बना सकते हैं? सर बना सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को दो बार क्यों पूछ रहे हैं? मेरा मन कर रहा है, पूछ रहे हैं तो पूछ रहे हैं। चलो सुनो, अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों कि कहीं पर दूध था, ठीक है, उस दूध को दही बन गया, ठीक है, क्या आप दही से भी दूध बना सकते हैं? नहीं सर, दही से दूध कैसे बन जाएगा? ठीक है, दूध से दही बनता है, क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस नाम के कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं जो दूध का किण्वन कर देते हैं, दही बना देते हैं, लेकिन दही से सर दूध नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि दूध से दही बनना क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि ये दोबारा चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई बर्फ पानी में बदल रहा है तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि ये दोबारा चेंज हो सकता है। अब चलो आगे देखते हैं। आगे लिख रहा दोस्तों, कागज को फाड़ना। कागज को फाड़ना क्या भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? चलो मान लीजिए आपके पास एक पेपर आपने फाड़ दिया, ठीक है, फाड़ने के बाद पेपर को गला करके फिर से पेपर बनाया जा सकता है, एक नया पेपर आपका तैयार हो जाएगा। यानी ये पॉसिबल है, आप नहीं जानते हैं अलग बात है, लेकिन ये पॉसिबल है। यानी ये क्या हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा लिख रहा है रंग में परिवर्तन। हां, अगर आपने कहीं पर रंग घोल दिया तो क्या फिर से आप उसको वापस उस फॉर्मेट में ला सकते हैं? नहीं। अगर घुल गया तो कहां से लाओगे? यानी नहीं ला पाओगे। यानी यहां पर ये क्या हो जाएगा? रंग में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, अगर कागज आप जला के राख कर दिए हो, उस राख को लेके कागज थोड़े बना पाओगे, कभी नहीं बन पाएगा, यानी ये भी रासायनिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना। दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर अगर एक बार जल बन गए हैं तो दोबारा वापस अपने अलग फॉर्मेट में नहीं आ सकते, ठीक है, तो वो जल के फॉर्मेट में ही रहेंगे, इनको भी नहीं बदला जा सकता, इसलिए भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि केवल कागज को फाड़ना ही क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बाकी तीन ऑप्शन जो दे रहा है वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़िए। ठोस कपूर से ठोस वाष्प जो बनता है ये हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है या फिर इसको ऊर्ध्वपातन भी कहा जाता है। देखिए ऊर्ध्वपातन में होता क्या है? ऊर्ध्वपातन में होता है ये कि अगर जैसे आपने सुना होगा पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस होता है, एक द्रव अवस्था होती है और एक गैस अवस्था होती है, ठीक है, ये तीन अवस्था होती है। एक चौथी अवस्था भी मैंने आपको पढ़ाया है, प्लाज्मा, ठीक है, ये चौथी अवस्था है। कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछ लेता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? प्लाज्मा को पदार्थ का चौथा रूप माना गया है। अगर दोस्तों कोई चीज ठोस से द्रव में आ रही है तो ये अलग होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये ठोस से द्रव हो गया। अब इसके बाद दोस्तों द्रव से गैस बनता है, फिर गैस से भी ठोस आता है, ये चीजें तो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ठोस से डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाती हैं। जैसे कपूर, क्या होता है? कपूर ठोस होता है ना, कपूर को जब आप जलाओगे तो डायरेक्ट गैस बन जाता है, यानी इसको क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ठोस अगर द्रव में जा रहा है तो इसको पिघलना कहा जाता है, ठीक है, याद रखेगा। और अगर द्रव अगर गैस में जा रहा है तो इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। गैस अगर ठोस में आ रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको हिमीकरण कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिए, ये सब भी आपको पढ़ाया गया है। पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, पूरी बायोलॉजी, पूरा हिस्ट्री, पूरी हिंदी, पूरा पॉलिटी, ये सब विषय आपको पढ़ा दिए गए हैं, तो आप जाकर के इत्मीनान से देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी भी, पूरा भूगोल भी आपको पढ़ा दिया गया है। तो आप जाकर के चैनल से जुड़िए या हमारे एप्लीकेशन से जुड़िए या वेबसाइट से जुड़िए और आप अपनी तैयारी पूरी कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन से कांच का इस्तेमाल किया जाता है? धूप के लिए जो चश्मे होते हैं, धूपी चश्मे, जो धूप में पहनकर जाने पर क्या हो जाते हैं? ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। उन चश्मों में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिए कांच के भी कई रूप होते हैं, जिसमें से होता है क्रुक्स कांच। कौन सा होता है? क्रुक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे कांच के प्रकार हैं, आपसे परीक्षा में पूछता रहता है, तो यहां याद रखिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रुक्स कांच दो धूपी चश्मों में इस्तेमाल किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो पायरेक्सिन दे रहा था तो दोस्तों, ठीक है, पायरेक्स दे रहा था, ये पायरेक्स कांच जो है ये बर्तन और छोटे छोटे जो आपने रासायनिक प्रयोगशाला में उपकरण देखे होंगे, बीकर वगैरह देखा था ना, बीकर वगैरह, परख नली, बीकर, ये एकदम पतले वाले होते हैं, वो पायरेक्स कांच के बने होते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए क्या क्या पूछा जाता है मैं बता दे रहा हूं आपको।
अगर पोटास कांच की बात करें तो पोटास कांच का इस्तेमाल बर्तन बनाने में किया जाता है। जो कांच के बर्तन होते हैं ना, वो एक्चुअल में पोटास कांच के बने होते हैं। और जो परखनली होती है, जो प्रयोगशाला में मिलती है आपको, वो या तो मृदु कांच की बनी होती है या फिर पायरेक्स कांच की बनी होती है। क्रुक्स कांच का इस्तेमाल धूपी चश्मे बनाने में किया जाता है। क्राउन कांच का इस्तेमाल विद्युत बल्ब वगैरह में या ट्यूबलाइट वगैरह में किया जाता है। सोडा कांच का भी ट्यूबलाइट में हो जाता है। फ्लिंट कांच का इस्तेमाल, ये थोड़ा मोटा कांच होता है फ्लिंट वाला, दूरबीन में, कैमरा में जो कांच का इस्तेमाल किया जाता है वो फ्लिंट कांच होता है। तो ये सब याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे हर एक प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा वनस्पति संग्रहालय बना हुआ कलकत्ता में, ठीक है, तो याद रखिएगा कलकत्ता आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर यही आपसे पूछ लेता भारतीय वन अनुसंधान कहां पर स्थित है, तो उत्तर हो जाता देहरादून। वन अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो देहरादून में है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्राकृतिक वनस्पति संग्रहालय है, म्यूजियम है, वो आपके कलकत्ता में है। पौधों का सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जल का जो अपने पास रखता है वो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, आपको पता होगा चिकनी मिट्टी सबसे ज्यादा जल धारण की क्षमता होती है चिकनी मिट्टी को, ठीक है, इस वजह से सबसे ज्यादा जल का दोहन पौधे यहीं से करते हैं। तो चिकनी मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लैटराइट मिट्टी आपने सुना होगा, ये खासकर जो प्रायद्वीपीय किनारे हैं वहां पर पाए जाते हैं, और लाल मिट्टी जो है वो बीच वाले में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेगा। तो कह रहा है ये साधारण लाल रंग का होता है लैटराइट मिट्टी, बिल्कुल सही है दोस्तों। काजू वगैरह की खेती सब इसी में होता है, लैटराइट वाले में ही, ठीक है। लिख रहा है कि यह नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होता है, गलत है, इसमें नाइट्रोजन और पोटास नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेगा। आगे दे रहा है इन मिट्टियों में ट्रैपियोका और काजू की अच्छी फसल होती है, तो ये सही है, यानी लाल होता है, ये सही है, और ट्रैपिया को या काजू वगैरह की खेती होती है, कहवा वगैरह भी होता है यहां पर, तो याद रखेगा ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला और तीसरा यहां पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, चलिए मिलान कर लेते हैं। एक तरफ राज्य दे रहा है, दूसरी तरफ आपको बताना है सबसे ऊंची चोटी। तो अगर हम यहां पर सबसे आसान जो तमिलनाडु है, मैंने अभी कल ही आपको पढ़ाया था, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेट्टा। क्या नाम है? दोद्दा बेट्टा। तो दोद्दा बेट्टा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोद्दा बेट्टा कहां पर है? तो याद रखिए आपका आ जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। इसी तरह से केरल दे रहा है, तो केरल में अन्नाईमुड़ी पर्वत है, ठीक है, वहां अन्नामलाई पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, ठीक है, याद रखेगा। बाकी नागालैंड की बात करेगा दोस्तों तो सारामती हो जाएगा, और उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत है। मैंने मिलान कर दिया, बाकी आप कूट को खुद से मिलाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जीएस वगैरह जो है ना, ये डेली तैयार करने वाले विषय हैं। अगर हर परीक्षा में जीएस का रोल सबसे ज्यादा होता है, और अगर आपको कोई चैनल ऐसा चाहिए जहां पर सभी विषय पढ़ाए गए हो, तो वो केवल और केवल स्टडी 91 है, जहां आकर के आप सब विषय डिटेल से चैप्टर वाइज और लगातार पढ़ सकते हो, ठीक है। और इस तरह की प्रैक्टिस आपको हमेशा कराई जाती है ताकि आप परीक्षा में हमेशा बेस्ट करके आओ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है? कल मैंने आपको बताया था, आज एक बार फिर से बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप चीजों को भूल जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि धारवाड़ जो तंत्र है वो सबसे पुराना तंत्र है। उसके बाद आपका कौन सा आता है? कुडप्पा तंत्र आता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? विंध्य तंत्र आता है। उसके बाद कौन सा आता है? गोंडवाना तंत्र आता है। तो गोंडवाना जो हो जाएगा ये सबसे नवीनतम हो जाएगा, धारवाड़ सबसे पुराना हो जाएगा, और धारवाड़ में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन पाया जाता है, इसको भी याद रखेगा। और गोंडवाना में ये कोयला वगैरह की मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, इंडोस्कोप क्या होता है? इंडोस्कोपी का नाम सुना होगा, ठीक है। इंडोस्कोपी में क्या होता है दोस्तों? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। आपके नाक से एक नली डाला जाता है और पेट में जाकर के जांच किया जाता है, ठीक है। तो इंडोस्कोपी इसको कहा जाता है। लिख रहा है संकीर्ण दूरदर्शी कैमरे का प्रकार, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन तीनों में से कोई नहीं है, ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इंडोस्कोपी क्या होता है? एक उपकरण है, चिकित्सीय उपकरण है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और पेट के अंदर जाकर ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, पढ़ाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, ना ही कोई कर एकत्रित किया जा सकता है? ये किस जो है उसमें कहा गया, अनुच्छेद में कहा गया, आपको ये बताना है, ठीक है। तो याद रखेगा इस तरह की बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 265 में, ठीक है। आप लोगों ने कहा सर थोड़ा सा स्टैंडर्ड सीरीज लेकर आइए, मैं तो आगे स्टैंडर्ड सीरीज
चीज लेकर, और मुझे आज रिजल्ट चाहिए, ठीक है, मुझे आज रिजल्ट चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो दिक्कत आपके साथ है भाई, ठीक है, तैयारी आपकी हुई नहीं है, और तैयारी हुई नहीं है तो लिख कर रख लीजिए कि बीओ का पेपर आप पास नहीं करने वाले, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ा कितने दिन, आप यही देख लो, इस लास्ट के 10 दिनों में कितने लोग एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं, ये केवल देख लो, आप चेक कर लो, ठीक है। आओ आप आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। पूरा जीएस आपको इस तरह से सोचो कि 10 प्रैक्टिस सेट में मैं कितना कुछ आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मजा आया पढ़ के? इस प्रश्न का जवाब देके दिखाते कितने लोग थे जिनको पहले से इस प्रश्न का जवाब पता था, ठीक है, मेरे बताने के बाद पता चला होगा, और पता था तो बाकी आप इसका जवाब दे दो, ठीक है। तो याद रखें 265 में ये करके संबंध में बातें की गई। 266 की बात करें तो इसमें जो सबसे भारत की सबसे बड़ा फंड है जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, संचित निधि जो है उसके बारे में बताया गया, ठीक है, अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 300 क की बात करें दोस्तों, तो जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहले मूल अधिकार हुआ करता था, उसको वहां से हटा करके 300 क में भेजा गया है। और अगर मैं 368 की बात कर लें तो इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया, किसमें, संविधान संशोधन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 368 में। ये सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन कब हुआ था? क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, ठीक है, जब यह अधिनियम बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा पुनर्गठन अधिनियम 1956 में उसी समय बना था। कुल 5 क्षेत्रीय परिषद थे, एक पूर्व में था, एक पश्चिम में था, एक उत्तर में था, एक दक्षिण में था, ठीक है, बाद एक मध्य में था, 5 हो गए। बाद में एक 6वां बनाया गया जो पूर्वोत्तर में बनाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, यहां क्या पूछ रहा है भाई? क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा और सरकारी संकल्प द्वारा। देखिए, संविधान द्वारा नहीं कर सकते क्योंकि इसके बारे में चर्चा हमारे संविधान में नहीं है। ये बाद में 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना और यह अधिनियम आया तब जाकर के बनाया गया। तो आप कह सकते हो कि संसदीय कानून बना करके इस क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया। कितने? टोटल 6 हैं, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यूएनईपी, ठीक है, कल मैंने यूएनडीपी पढ़ाया था, आज मैं आपसे यूएनईपी पूछ रहा हूं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। कल मैं डीपी पढ़ाया था तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ठीक है। तो यहां पर बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखिए केन्या में है। केन्या देश है, तो केन्या में याद रखिएगा केन्या की राजधानी नैरोबी है। कहां पर है? नैरोबी। तो उसको भी याद रखिएगा। कर जब एक सीडी ऑडियो और वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है। अब तो सीडी का प्रचलन वगैरह खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन याद रखें कॉम्पैक्ट डिस्क पूछा जाता है परीक्षा में। कह रहा सूर्य के प्रकार में जब देखा जाता है तो वो इंद्रधनुषीय कलर का दिखता है, 7 रंग वहां पर दिखते हैं। आपको ये बताना है कि ये किस कारण दिखता है, ठीक है। तो देखिए, आप जब कभी इस प्रश्न को सर्च करेंगे तो ज्यादातर लोगों ने इसका उत्तर गलत बताया है। लोग ऐसा बोलते हैं कि अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की परिघटना की वजह से ऐसा होता है, जबकि मैं कहता हूं एकदम गलत है, ठीक है, ये गलत है। अपवर्तन की बात तो कर ही नहीं सकते, आपको परावर्तन बोलना चाहिए था और विवर्तन बोलना चाहिए था, ठीक है। तो एक बार दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइए कि आप क्या मानते हैं। मैं मानता हूं कि परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के फलस्वरूप वो सीडी चमकती है और इंद्रधनुषीय रंग की महसूस होती है। आपको अगर और बारे में जानना हो तो आप जाकर के फिजिक्स का लेक्चर देख सकते हैं, जहां प्रकाश वाले चैप्टर में इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आपसे यही कर, अभी जाइए मत, अभी बचा हुआ बहुत कुछ बताना है, ठीक है दोस्तों। स्टडी 91 पर हर एक विषय को पढ़ाया गया है, हर एक टॉपिक को पढ़ाया गया है। आप आइए हमारे साथ जुड़िए और चीजों को इत्मीनान से पढ़िए। लिख रहा है सबसे कम वेवलेंथ, ठीक है। ये हर बार मैं एक तरह का प्रश्न डालता हूं क्योंकि मुझे पता है इस तरह का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो विबग्योर मैंने बताया था, ठीक है। अब आज ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। सबसे कम तरंग दैर्ध्य पूछा है तो किसका हो जाएगा? वायलेट का हो जाएगा, यानी बैगनी रंग का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आपसे भी पूछ सकता प्रकीर्णन, ठीक है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य इसका ज्यादा होता है, इसलिए प्रकीर्णन इसका सबसे कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को याद रखने का प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा। सही है कि गलत है ये भी बताइएगा पहले, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा इनमें से किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो था, जिसे अब जिला घोषित कर दिया गया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सुना होगा आपने, ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है। लोहित नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक
सहायक नदी है, ठीक है, लोहित नदी। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उस नदी का रंग लाल रंग का है, ठीक है, तो याद रखेगा। और उसी ब्रह्मपुत्र नदी के पास में आपका डेल्टा बना हुआ है। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली नदी द्वीप है, तो याद रखेगा ये ब्रह्मपुत्र के पास में बना हुआ, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में जाकर समाहित हो जाती है? दोस्तों एक ऐसी नदी भी है राजस्थान में जो नदी न तो समुद्र में मिलती है ना तो किसी नदी से मिलती है। वो नदी जाकर के सीधे कहां मिलती है? याद रखिए कच्छ के रण में जाकर के समा जाती है, ठीक है, उस रण में जाकर के विलीन हो जाती है। उस नदी का नाम है लूनी नदी। कौन से नाम है? लूनी नदी। तो याद रखेगा लूनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें हेड कौन था? तो याद रखिए सर पैथिक लॉरेंस जो थे उसके हेड थे। वेबल के समय में बना था, ये सही है, ठीक है, लेकिन पैथिक लॉरेंस आप याद रखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखेगा यहां पे कुल 3 मेंबर थे, एक पैथिक लॉरेंस थे, एक अलेक्जेंडर थे, ठीक है, और एक स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। स्टैनफोर्ड क्रिप्स उसमें व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, जबकि एवी अलेक्जेंडर जो थे वो उस समय एडमिरल के प्रथम जो सेनापति थे, नौसेना मंत्री थे, और ये थे आपके भारत सचिव, ठीक है। क्या नाम था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो आप याद रखेगा, तीनों लोगों का नाम याद रखेगा, लेकिन परीक्षा में ध्यान दीजिएगा तीनों आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे दोस्तों, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, और याद रखिए एकमात्र विदेशी व्यक्ति हैं जिनको क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया सबसे पहले में, बाद में तो मदर टेरेसा वगैरह को भी मिला, ठीक है। तो याद रखे, एक मिनट, नोबेल पुरस्कार नहीं, गलती, मदर टेरेसा मत याद रखेगा, वो तो नोबेल में है ही है, इनको नोबेल नहीं, इनको भारत रत्न दिया गया, ठीक है। मुझे लगा कुछ गलत हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इतना आप एडजस्टमेंट कर लिया करिए, ठीक है। तो याद रखिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और लाल कुर्ती आंदोलन से ये संबंधित है, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन। लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति, सबसे पहले इसका शिकार कौन हुआ दोस्तों? तो याद रखिए लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इसका जो है ये नीति आया था जिसमें ये राज्यों को अपने अंग्रेजी राज्य में विलय करा रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको व्यक्तिगत की नीति भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्ट्रिन पॉलिसी भी ऐसे करके पूछता है परीक्षा में, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसका शिकार सतारा हुआ था, ठीक है। सतारा कब हुआ था? तो याद रखिए 1900 कर रहा हूं यार, 1848 में जो है सतारा सबसे पहले इसका शिकार हुआ था। बाद में जयपुर और संबलपुर भी हुआ, ठीक है, चल करके 1949 में, ठीक है। और झांसी तो कब हुआ? 1949 नहीं, 1849 में। झांसी दोस्तों 1853 में हुआ था, जब ट्रेन चलाई गई थी, तब झांसी को भी इसने अपने अधिकार में ले लिया था। करौली जो था दोस्तों ये 1855 में इसको अधिकार में लिया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सतारा दोस्तों 1848 में, जयपुर और संबलपुर कहां पर है? ये 1849 में, और जो आपका बघाट दे रहा है 1850 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में, करौली 55 में, और अवध जो सबसे आखिरी में था जहां पर वाजिद अली शाह जी थे, ठीक है, वो 1856 में, ठीक है। तो याद रखेगा ये इंपॉर्टेंट है। और 1857 में जाकर क्रांति आ गई, फिर मामला शांत हो गया। निम्नलिखित में से किस ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा है? तो हिंद स्वराज दोस्तों जो रचना है ये महात्मा गांधी जी की रचना है। चलिए आज आप कुछ अच्छा बता दीजिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी की रचना का नाम बताइए जरा। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या लिखा है बताइए? आर्यों के आगमन के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है, और उसके ऊपर किताब लिखा है, प्लस इन्होंने लिखा गीता रहस्य, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब इनकी कौन सी है? गीता रहस्य। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया, ठीक है, याद रखेगा। और इनसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना भी इन्होंने ही किया था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। 1857 के विद्रोह में, प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखिए बेगम हजरत महल जो थी ये पहली स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्या लिया था? हिस्सा लिया था, ठीक है। कस्तूरबा गांधी दोस्तों ये तो अलग ही हो जाएगा, ठीक है। भीकाजी कामा, ठीक है, ये भी अलग हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू, ये लोग बहुत बाद में आए हैं, तो याद रखेगा। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी पर प्रत्यावर्तित कर देती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी मैंने आपको पढ़ाया
था कि विकिरण शब्द देख करके अलर्ट हो जाना। मैं आज इसलिए रिपीट किया हूं कि आप इन चीजों को ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछता है कि रेडियो तरंगे कहां से वापस लौट आती, तब आप बताइए आयनोस्फीयर या आयन मंडल से। लेकिन अगर कभी विकिरण पूछता है तो क्या बताएंगे, याद रखेगा स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल से ये टकरा करके वापस चले आते हैं। सौरमंडल की उपस्थिति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है, कौन सा सही है, आपको यह बताना है। नेबुलर की परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, गैसीय हाइपोथेसिस और ग्रहीय हाइपोथेसिस, ठीक है, ये सब परिकल्पनाएं हैं, ठीक है। और आपको एक एक परिकल्पना के बारे में डिटेल से मैंने बताया। एक चीज आपको याद आ रहा होगा, जो मेरी ज्योग्राफी की क्लास लिए होंगे उनको मैंने बताया था, ज परीक्षा में आता है, ज याद रखना, ठीक है। ज से ज्वारीय याद रखना, ज से जेम्स याद रखना, ठीक है। तो याद रखेगा ज्वारीय, जेम्स, जींस और जेफरी, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा और यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अब हमको देखिए इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। अगर आप स्किप भी कर गए हो तो भी आप ज करके इसको मिलान कर सकते हो और याद रख सकते हो। पढ़ाया हूं, बोलो हाँ। जितने लोग पढ़े हैं कम से कम उनका तो कमेंट आना ही चाहिए कि हाँ सर आपने पढ़ाया है, ठीक है, आपने पढ़ाया। जल्दी से आप बता दो, ठीक है। आगे देखो, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं में दान दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। ऐसी भूमि जो चोल के समय में, चोल राजाओं के समय में दान कर दी जाती थी, किसको, जैनियों को दान कर दी जाती थी, उस भूमि को क्या बोलते थे। तो याद रखें दोस्तों, उसका नाम रखते थे पल्लिच्छादनम। क्या बोलते थे, पल्लिच्छादनम, ठीक है। ब्रह्मदेया ऐसी भूमि होती थी दोस्तों जो ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दिया जाता था, उसको ब्रह्मदेया कहा जाता था। साला भोगा क्या होता था, स्कूलों में रख रखाव के लिए चीजें दी जाती थी, ठीक है, इसको साला भोगा बोला जाता था। तो इसको याद रखेंगे। पल्लिच्छादनम जो होता था ये जैन लोगों को धर्म ये दे दिया जाता था, और जो गैर ब्राह्मण को या किसानों को दिया जाता था उनको जो है वेल्लान वगाई बोला जाता था, ठीक है। तो याद रखेगा। रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा कांड है, सबसे छोटा कांड आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेगा। सबसे छोटा कांड दोस्तों आपका कौन सा कांड है, बताइए। सबसे बड़ा कांड तो आपका लंका कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है, लंका कांड सबसे बड़ा कांड है। और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। कौन सा है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। इसमें जो सर्ग दिए गए हैं केवल 67 सर्ग दिए गए। सुंदरकांड में कुल मिलाकर शायद 68 सर्ग दिए गए, ठीक है। और जो लंका कांड है, जिसे हम युद्ध कांड के नाम से भी जानते हैं, वो सबसे बड़ा कांड है, उसमें 128 सर्ग दिए गए, ठीक है। कुल 645 सर्ग हैं रामायण में, ठीक है। तो याद रखेगा। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखेगा, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट का जो तारा है, ठीक है, उसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अल्फा सेंचुरी मत करेगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सूर्य के निकट का सबसे तारा है, ठीक है। जैसे सूर्य भी एक तारा है, और तारे क्यों चमकते हैं, क्योंकि इनके अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो याद रखेगा नाभिकीय संलयन, विखंडन मत बोलेगा, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और ऊर्जा जनरेट हो रही है, ठीक है। तो सबसे नजदीक का जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, इसको याद रखेगा। एक प्रश्न और याद रखेगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो नीला तारा है वो कौन सा है, तो याद रखेगा रीजल तारा को नीला तारा बोला जाता है। रीजल तारा, जल कैसा होता है, नीला होता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से में लोथल की खुदाई हुई थी, और लोथल की खोज किसने किया था। परीक्षा में पहले लोथल के बारे में बहुत कुछ पूछता है। ये लोथल जो स्थल है ये किस नदी के तट पर है, तो क्या बताएंगे, ये भोगवा नदी के तट पर है। कहां पर है, तो याद रखेगा गुजरात में है, ठीक है। यहां पर क्या पाया गया था, तो यहां पर बंदरगाह पाया गया था, या पत्तन आप बोल सकते हो, ठीक है, वो पाया गया था। इसके अलावा यहां क्या मिला था, यहां पर यज्ञ कुंड के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। क्या मिले हैं, यज्ञ कुंड के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या मिला है, रंगाई कुंड मिला है। इसके अलावा क्या मिला है, ये बंदरगाह मिला है। इसके अलावा क्या मिला है, तो बर्तनों के ऊपर छाप के निशान मिले हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें यहां से मिली हैं। SR राव जो है इसका खोज किए हुए थे, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। बाकी दयाराम साहनी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने हड़प्पा स्थल की खोज किया, ठीक है। और राखलदास बनर्जी ने बाद में चल के मोहनजोदड़ो की खोज किया, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर है, ग्रेट विक्टोरिया, कल हम लोगों ने दोस्तों गोबी मरुस्थल पढ़ा था, तो उसको आप याद रखिएगा, ठंडा मरुस्थल है।
चीन में है आपका, ठीक है। थार मरुस्थल भी हम लोगों ने पढ़ा, वो भारत में है। आज हमसे पूछ रहा है गोबी मरुस्थल के बारे में, तो याद रखिए, सॉरी गोबी नहीं, क्या पूछा है, ग्रेट विक्टोरिया, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, याद रखेगा। और कभी अगर आपसे पूछ दे विक्टोरिया झील कहां पर है, ठीक है, मरुस्थल ना पूछ करके अगर विक्टोरिया झील पूछ दे तो बताएगा अफ्रीका में है। इसी विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। कौन सी नदी, नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वो इसी विक्टोरिया झील से निकलती है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कह लो आप, या फिर अकबर का पुरोगामी कह लो। क्यों, क्योंकि अकबर से पहले ये राजा हुआ करता था जिसका नाम था जैनुल आबदीन। क्या नाम था, जैनुल आबदीन। ये कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये सुल्तान सिकंदर का पुत्र था, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। एक सिकंदर नाम से आपने एक अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, वो अलग सिकंदर है। एक आपने सिकंदर लोदी का नाम सुना होगा, वो इसके बाद का है। सिकंदर लोदी, लोदी वंश में था, ठीक है। 1504 में उसी के समय में आगरा की स्थापना हुआ था। कबीर दास उसके समकालीन थे, याद रखेगा, ठीक है। ये सुल्तान सिकंदर है, ये जैनुल आबदीन का पिता था, ठीक है। ये कहां का राजा था, कश्मीर का ही राजा था, तो याद रखेगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किस संप्रदाय की स्थापना किया है, ठीक है, तो बहाउद्दीन जकारिया ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंध रखते थे। बाकी चिश्ती संप्रदाय में कौन था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना होगा, ठीक है, तो याद रखेगा बहाउद्दीन जकारिया ये आपके सुहरावर्दी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। जस्ट आगे मैथ की क्लास आने वाली है, उसको आप अटेंड कर लीजिए। फिर जीएस का पार्ट 2 मैं आपके सामने लेकर आता हूं, तो 45 क्वेश्चन और भी डिस्कस करता हूं। देखो, जिन लोगों को सच में पेपर देना है, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से आप भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। हमारा फर्ज है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। हम अपना धर्म निभा रहे हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते आपका क्या धर्म होना चाहिए, वो आपको निभाना है, ठीक है। एक तो दो तरह का धर्म यहां आपको देखना है। एक तो अपने प्रति पहले ईमानदार बनिए, अपने प्रति, स्वयं के प्रति, कि हां मैं अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहा हूं। दूसरा, आप जिससे पढ़ रहे हैं उसके प्रति ईमानदार बनिए, कि स्टडी 91 पे पढ़ रहे हैं और नितिन सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस चैनल के प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है, उसको भी आप ध्यान दीजिए। जैसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, लोगों को सजेस्ट करना, वीडियो को शेयर करना, अपने फेसबुक पर शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देना, तो ये सब भी आप किया करिए। अगर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा पर्सनली, और इस तरह से हम आपके लिए अच्छे अच्छे काम भी करते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।